डियर फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में जो कि पार्ट 3 थी, उस वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में के बारे पढ़ा था और उस सिस्टम में जो जो ऑर्गेनेलेज आते थे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम दूसरे ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का फंक्शन कर रहा है। और अगर शेप और साइज़ की बात करूं तो शेप और साइज़ भी इनमें डिफरेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियाज में। और ये देखो कि इनकी जो शेप है ये एक सॉसेज शेप लग रही है और एक सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है और इसका जो लेंथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो आप देखेंगे इस पे दो तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो ये ग्रीन पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन, और एक ये जो ब्राउन फोल्डिंग्स दिख रही हैं उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो फोल्डिंग्स क्रिएट हो रही हैं इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टेई कहा जाता है और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले जो पार्ट में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्योंकि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इसके साथ साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स में। आप देखेंगे कि राइबोसोम भी प्रेजेंट है और राइबोसोम जनरली 70s प्रेजेंट होता है और कुछ कंपोनेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन प्रोसेस। ओके, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है जो कि कलर देती हैं प्लांट को। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पिगमेंट्स प्लास्टिड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज क्लोरोप्लास्ट, अदर इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल का मेन वर्क क्या होता है? लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस करना। क्रोमोप्लास्ट जो सेकंड कैटेगरी है उसमें फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती है और ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट कौन कौन सी है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स। इनका क्या काम होता है? कलर देना प्लांट को, येलो ऑरेंज रेड कलर देना। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये पिगमेंट्स कलर देते हैं प्लांट्स को। तो बेस्ड ऑन दिस पिगमेंट प्लास्टिड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। हमें पता है कि क्लोरोफिल सनलाइट अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट कौन कौन सी है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, और इनका मेन वर्क है प्लांट को कलर देना, येलो ऑरेंज रेड। फाइनली आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देते प्लांट को, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और इसमें आते हैं अमाइलोप्लास्ट। इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। लायोप्लास्ट का काम है स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ल्यूरोप्लास्ट का वर्क है प्रोटीन की स्टोरेज करना। अब हम बात करते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे।
क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये लेंस टाइप दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये ओवल शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड और रिबन शेप भी हो सकते हैं। इनकी लेंथ देखेंगे तो ये जनरली होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड जो विड्थ होती है इसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। अगर नंबर की बात करें तो जैसे ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, उसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं 1 पर सेल प्रेजेंट होते हैं और मीजोफाइल्स में 20 to 40 पर सेल ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा और इस स्ट्रोमा में आप देखेंगे कि ये फ्लैटेंड डिस्क सैक्स आर प्रेजेंट। इस सैक्स को कहा जाता है थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं ये पाइल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक के ऊपर एक लगी हुई है, जैसे कॉइन्स के अरेंज किया हो एक के ऊपर एक। तो ये जो थाइलेकोइड्स हैं इनकी पाइल्स को कहते हैं ग्रैनम। अगर हम एक पाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हुआ ग्रैनम, अगर ये मल्टीपल पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया ग्राना। ओके, अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड होता है और स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 70s यूनिट का होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म के राइबोसोम की बात करें तो वो 80s प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन्स की। तो ये हुआ प्लास्टिड्स। तो अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं और सबसे पहले इन्हें जॉर्ज पेलाडे ने डिस्कवर किया था। तो अगर आप इस सेल में देखेंगे तो राइबोसोम ये स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट है, सर्कुलर, ग्रैनुलर, ब्लू कलर की आप देख रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सेल में, इनका भी नंबर वेरी करता रहता है। तो ये जो राइबोसोम होती हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनी होती है, आरएनए से, प्रोटीन से बनी होती है और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 80s यूनिट के होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s यूनिट के होते हैं। और राइबोसोम दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक लार्जर पार्ट होता है, ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं ये एक लार्जर पार्ट है, और एक स्मॉलर पार्ट होता है जिसे स्मॉलर सब यूनिट कहा जाता है। जैसे अगर हम 80s राइबोसोम की बात करेंगे तो वो दो कंपोनेंट से बनी हुई है, लार्जर 60s एंड स्मॉलर 40s। अगर हम 70s सब अगर हम 70s राइबोसोम की बात करेंगे तो वो दो सब यूनिट से बनी हुई है, 50s एंड 30s। इसमें जो S है वो स्वेडबर्ग यूनिट होता है जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में बताता है और ये बताता है कि कितनी डेंसिटी है और कितना साइज है उस पर्टिकुलर सब यूनिट का, राइबोसोम की। और राइबोसोम का तो हम वर्क जानते हैं, इनका वर्क होता है अमीनो एसिड की सिंथेसिस में जो कि फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन आप देख रहे हैं कुछ ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और ये फिलामेंट्स प्रोटीन नेचर की होती हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं। इनका मेनली वर्क क्या है, सेल को सपोर्ट देना, मैकेनिकल, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करना और जो सेल है उसकी शेप को मेंटेन करके रखना। तो अब हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो आप देखेंगे कि ये जो हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल की सरफेस पे, अगर ये स्मॉल साइज़ की हैं तो उन्हें कहा जाता है सीलिया, अगर ये लॉन्ग हेयर है तो इसे कहा जाता है फ्लैजिला और इनका मेन काम जस्ट सेल की मूवमेंट में होता है। ओके,
तो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, वो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उनके ऊपर, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। तो जो सीलिया है और फ्लैजिला है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है एक सीलिया कंसीडर कर लो या फ्लैजिला, तो इसके ऊपर एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके। और इसके जो कोर को कहा जाता है, जो कोर स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है एक्सोनीम। ओके। और इस एक्सोनीम में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो पैरेलली रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस। ये आप देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, सर्कुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और ये पैरेलली रन कर रहे हैं। अब हम इसको जूम करके इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो जो एक्सोनीम है उसमें 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे, ये जो ग्रीन कलर में सर्कुलर दिखाए हुए हैं, ये टोटल 9 प्रेजेंट है और ये डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, 1 सर्कल 2 सर्कल, तो ये एक डबलेट हुआ। ऐसे ही टोटल 9 डबलेट प्रेजेंट है और पेरिफेरली प्रेजेंट है। और ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और सेंट्रल में आप देखेंगे कि एक ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है और एक ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगुलर प्रेजेंट है। तो अगर आपको एक्सोनिमियल के माइक्रोट्यूब्यूल को लिखना हो तो इसको कई बार आप ऐसे लिखते हैं 9+2 एरे, 9 आउटर वन एंड 2 इनर वन। तो जो ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो कनेक्टेड हैं एक ब्रिज के थ्रू। और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इनके चारों तरफ भी एक शीट प्रेजेंट होती है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है सेंट्रल, वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेडियल स्पोक। ये जो आप ग्रे कलर देख रहे हैं इसे कहा जाता है रेडियल स्पोक। और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इस रेडियल स्पोक के थ्रू इस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी एक माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। तो टोटल 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है पेरिफेरल में। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल स्पोक भी 9 हुए। और साथ ही साथ ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है आप देख रहे हैं रेड लाइन, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर। तो ये जो सीलियम है और फ्लैजिलम है ये इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बेसल बॉडी। तो ये हुआ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अगला ऑर्गेनेले है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिसे सेंट्रियोल्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं इस सेल के अंदर ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। और ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये जूम स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का। तो ये देखेंगे कि आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक मदर सेंट्रियोल्स है और एक डॉटर सेंट्रियोल्स है। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई। और यहाँ पे देखेंगे ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, 1 2 3। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट फॉर्म में है। तो ये आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि 1 2 3 1 2 3। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल एक सेंट्रली स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रल हब। ये जो सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट है इसे सेंट्रल हब कहा जाता है। और जिसके थ्रू ये अटैच होती हैं उसे कहा जाता है रेडियल स्पोक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का एक पिन हेड प्रेजेंट है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल भी आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू लिंकर। तो भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की। सेंट्रियोल्स का मेन वर्क आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। तो नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट ऑर्गेनेले एंड नेक्स्ट ऑर्गेनेले इज न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। और सबसे पहले फ्लेमिंग ने इसको बेसिक डाई से स्टेन किया था और इसका नाम दिया था क्रोमेटिन। तो अब हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोलाई कहा जाता है।
और अगर सिंगुलर फॉर्म में बोलूँ तो न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इस न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर निकल रही है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। अब हम न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं तो एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच के स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इन दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का डिफरेंस है वो 10 to 15 नैनोमीटर के बीच में होता है। ओके, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कंटिन्यू है, और कंटिन्यू है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आप जगह जगह देखेंगे कुछ कुछ गैप प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप में। तो इस न्यूक्लियर एनवेलप के इस गैप के थ्रू, जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में। तो अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन के बारे में मैंने कहा था कि ये एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। ओके, तो ये है न्यूक्लियोप्रोटीन की फाइबर जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड फोल्ड हो रखी है। ओके, तो ये जो एक फाइबर चल रही है, इस फाइबर को कहते हैं क्रोमेटिन, और ये नॉन कंडेंस्ड फॉर्म है। जब सेल डिवीज़न होती है तो जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है, और कंडेंस्ड होके आपको एक स्ट्रैंड देता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। और जब सेल डिवीज़न होती है तो ये जो क्रोमोसोम होता है अपनी एक और कॉपी बनाता है, तो आपकी जो क्रोमोसोम है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है। अगर आपकी डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम की एक स्ट्रैंड को कहें तो वो होती है क्रोमेटिड। ओके, तो ये यहाँ पे दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है, और ये जो दो क्रोमेटिड हैं वो सेंटर के एक पॉइंट से अटैच होती हैं आपस में, जिसे सेंट्रोमेयर कहा जाता है। ये जो सेंट्रोमेयर है इसके ऊपर एक कैपिंग प्रेजेंट है जिसे काइनेटोकोर्स कहा जाता है। ओके, अगर ये सेंट्रोमेयर सेंटर में प्रेजेंट है तो उस तरह के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि जो सेंट्रोमेयर है वो एक साइड ज़्यादा मूव कर रखा है, जिससे कि एक आर्म की लेंथ स्मॉल है और दूसरी आर्म्स की लेंथ ज़्यादा बड़ी है। अगर ये थोड़ा फर्दर मूव करता है एक एंड की तरफ तो उसे कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। अगर आपका सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे है तो उसे कहा जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो फाइनली यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ आज का टॉपिक, जो कि था डिफरेंट ऑर्गेनेलेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।